वेलकम बैक। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे काबिल फ़ख्र एजाज़ात होते हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तान के वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, वो जाकर अपनी सर्विसेज उस कम्युनिटी को, उस मुल्क को पेश करते हैं और वो उनको एक्नॉलेज किया जाता है, जब तो ये पूरे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र होता है। एक ऐसी ही पाकिस्तानी नजाद बरतानवी डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने दियार गैर में वतन का नाम रोशन किया है। डॉक्टर मोहम्मद तैयब हैदर जो है मेडिकल डायरेक्टर हैं NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के, और उसके साथ साथ इन्हें अभी क्वींस न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में शामिल किया गया है। और सेहत के शोबे में उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए उन्हें एक अहम जो अवार्ड है वो उनके हिस्से में आया है, जिसे कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं। ये बड़ी एजाज़ की बात है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। और फरा, सबसे अहम चीज़ ये है कि कोविड-19 ये वो वबा है जो समझ ही नहीं आ रही थी, और उस दौरान डॉक्टर साहब ने मरीज़ों की दिन रात खिदमत की, और ख़ास तौर पर एसेक्स में मरीज़ों के लिए उनकी खिदमात को सराहा गया है। ये एजाज़ी लक़ब मुंतखब अफराद को उनके काम और खिदमात के शोबों में बरतानिया की खिदमत और मदद करने के एतराफ़ के तौर पर दिया जाता है। डॉक्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वहाँ पर दिन रात मेहनत करके और मरीज़ों की खिदमत करके। इस बारे से बातचीत करेंगे डॉक्टर तैयब हैदर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब। ये न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में आने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपके लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। इसके बारे में बताइएगा कि ये कैसे सिलेक्शन होती है, कैसे इंडक्शन होती है इस क्वींस लिस्ट में, एंड ये ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो आपको दिया गया है, ये एक्नॉलेज किया गया आपकी सर्विसेज को, कैसे आपने सर्विस दी, क्या क्या कुछ किया? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। एसेंशियली तो ये क्वींस के ऑनर्स, क्वीन एक तरह का सिविल अवार्ड है जो कि क्वीन साल में 2 दफ़ा अनाउंस करती है। एक दफ़ा वो जून में अपनी बर्थडे पे और फिर न्यू ईयर पे। तो इसकी नॉमिनेशन बेसिकली पब्लिक की तरफ से या गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से होती है। तो मेरी भी इसमें नॉमिनेशन हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट की अपनी कमेटीज़ हैं, वो इसकी एवेलुएशन करती हैं एप्लीकेशंस की, अपनी तहकीक करती हैं, और उसके बाद वो कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन भेजती हैं, वहाँ से अप्रूव होके फिर वो क्वीन तक जाती है। तो एसेंशियली ये अवार्ड्स पब्लिक सर्विस के लिए की रिकग्निशन के लिए हैं, और इसमें सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग, जिसमें साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के सिविल अवार्ड्स हैं, उसी तरह पे ये अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जब ये बात हम तक पहुँची, हम तो बहुत खुश हुए। जब ये खबर आप तक पहुँची कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो आप कितने खुश हुए? और कोरोना के दौरान जो आपकी खिदमात थी, उनके एतराफ़ में अवार्ड मिल जाना, ये आपके लिए कितनी तस्कीन की खबर थी? बिल्कुल जी, नेचुरली ये बड़ी खुशी की बात थी, और साथ बड़ी सेटिस्फाइंग एलिमेंट था। और यानी कि बेसिकली जो मैंने काम किया या मेरी जो टीम ने काम किया, उसके लिए उसकी एक तरह से रिकग्निशन थी। तो जहाँ पे मैं खुश था, मेरी टीम भी बहुत खुश थी, और एसेंशियली एक तरह की जो हमने पिछले कई महीनों से काम किया, उसकी एक रिकग्निशन थी। और रिकग्निशन मिलना नेचुरली एक ऐसी चीज़ है जो कि जिससे आदमी को कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और उसके लिए खुशी की बात होती है। नो डाउट। आई विश कि हमारी जो सिविल अवार्ड्स की लिस्ट है उस पर भी इस तरह की सर्विसेज जो है उन्हें एक्नॉलेज किया जाए। डॉक्टर साहब, इट रियली इज़ एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या सूरत हाल है? इतनी पेंडेमिक में आपने सर्व किया, आपको खौफ और ख़तरा नहीं, खदशा महसूस होता था? दूसरा, बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में जो है टेली मेडिसिन के ऊपर, वो फिजिकली पेशेंट्स को देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या यूके में भी ये सूरत हाल है कि टेली मेडिसिन के ज़रिए से ही देखा जा रहा है? और आपको अगर डर नहीं लग रहा था, तो जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं उन्हें क्या मशवरा देंगे? देखिए, पैंडेमिक में कोरोना वायरस एक उसमें कोई शक नहीं कि लीथल वायरस है। लेकिन जब मरीज़ आपके पास आते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो बहुत बुरी हालत में बाज़-औक़ात आते हैं। उनको सांस की शदीद तकलीफ़ होती है, और उस सिचुएशन में उनकी देखभाल सिर्फ उनको डायरेक्ट देखने से ही की जा सकती है। तो डर वाली बात तो नहीं थी, यानी कि ये एक तो एक ऐसा काम है जो कि डॉक्टर्स को करना ही है, ना सिर्फ डॉक्टर्स को बल्कि पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस को।
तो इसमें आई थिंक दिस वाज एक तरह से जिस तरह कह लें कि ये तो एक दिस वाज द राइट थिंग टू डू वाली बात है। जहाँ तक टेलीमेडिसिन की आपने बात की तो ठीक है, टेलीमेडिसिन का यूके में भी रोल है और टेलीमेडिसिन लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली इलेक्टिव केयर के लिए, यानी कि जो लोग स्टेबल होते हैं उनको देखा जा सकता है। लेकिन अगर बंदा मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो और एक्यूट इमरजेंसी में हो तो नेचुरली उनको तो फिर डायरेक्टली देखना चाहिए। तो मेरा मैसेज तो लोगों को यही होगा कि वो बिल्कुल हिम्मत करें और यानी हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर्स नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कोरोना की पहली लहर, फिर दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की बातें हैं, तो बरतानिया ने, NHS ने किस तरीके से जो है एक पॉलिसी बनाई और किस तरीके से ये वाली जो स्ट्रेन है इसके साथ नबर्द आजमा हो रहा है? आप पाकिस्तानी डॉक्टर्स को और पाकिस्तान को क्या मशवरा देंगे? देखें, पहली सर्च तो वो तो बहुत अचानक आई थी, तो पिछले कई महीनों से समर के दौरान सारी एम्फेसिस प्लानिंग पे था कि किस तरह जो दूसरी और तीसरी सर्च है, स्पेशली क्योंकि वो विंटर मंथ्स में थी, उसको किस तरह उससे निपटना है। इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था कि क्रिटिकल केयर की कैपेसिटी, ऑक्सीजन डिलीवरी की कैपेसिटी की जाए। इस दौरान में कोरोना की ट्रीटमेंट में भी काफ़ी चेंजेस आई, नई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हुई, तो उस पर काफ़ी एम्फेसिस था। फिर जो कोरोना की जो प्रेजेंट लहर है इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा जोर है और ये जो लहर है ये बेसिकली नवंबर के एंड पे शुरू हुई थी, फिर दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ये बड़ी रैपिडली फिर लोगों की तादाद में इजाफा हुआ। जो नई स्ट्रेन कोरोना वायरस की है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव भी है, लोगों से बहुत जल्दी एक दूसरे को लगती है और जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इसने रिलेटिवली यंग लोगों को भी काफ़ी इफेक्ट किया। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा फिर यंग लोगों को भी इन्फेक्ट होते हुए सेकेंड वेव में ज़्यादा, और इसी वजह से स्कूल्स वगैरह जो हैं वो भी बंद किए गए हैं। तो जो न्यू स्ट्रेन है इसके ऊपर वैक्सीन्स भी आपके ख्याल में लगाई जा रही हैं चूँकि यूके में, तो वैक्सीन भी असर करती दिखाई देती है? न्यू स्ट्रेन के ख़िलाफ़ वैक्सीन जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो न्यू स्ट्रेन है यहाँ पे बेसिकली दुनिया में इस वक्त 3 नई स्ट्रेन्स हैं जी। एक केंट स्ट्रेन है जो कि यूके की स्ट्रेन है क्योंकि ये केंट काउंटी है, वहाँ पे ये डिस्कवर हुई थी नवंबर में। इसके अलावा एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है और फिर एक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन मोर रिसेंटली आई है। तो जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो जनरल फीलिंग और ओपिनियन तो यही है कि ये वैक्सीन जो है ये न्यू स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव होंगी, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेन्स अभी नहीं हैं, इन पे वैक्सीन्स के ट्रायल्स नहीं हुए, तो हतमी तौर पर ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन साइंटिस्ट का जनरल जो कंसेंसस है वो यही है कि कोई वजह नहीं कि ये वैक्सीन इन न्यू स्ट्रेन्स के खिलाफ इफेक्टिव ना हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का अमल जारी है, आप इस अमल का हिस्सा भी हैं, हमें ये बताएं कि क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक आपने देखे हैं? वैक्सीन लगाई जा रही है, किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है बरतानिया में? वैक्सीन बरतानिया में तकरीबन 1 महीना हो गया है लगते हुए और 3.5 मिलियन लोगों को, यानी कि तकरीबन 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और ज़्यादातर जो वैक्सीन अभी तक लगी है वो बूढ़े लोगों को, ख़ासकर 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगी है। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो माइल्ड हैं काफ़ी, यानी कि उसमें थोड़ा सा 1 आध दिन के लिए बुखार होता है, मसल पेन्स, हेडेक के किस्म के सिम्टम्स होते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल खुद लग चुकी है और यही सिम्टम होते हैं जो कि 1 आध दिन में ठीक हो जाते हैं। लोगों के कंसर्न्स बिल्कुल हैं वैक्सीन के बारे में और थे भी, लेकिन अब तो दुनिया में बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने कहा यूके में सिर्फ 35 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है और कोई इतने इसमें कोई कंसर्न्स अभी तक सामने नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका जो है वो मंगवा रहे हैं, तो इस वैक्सीन को आपने इस्तेमाल किया एंड हाउ यू फाउंड इट अगेंस्ट द वायरस? हाँ, ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बेसिकली इसको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी कहते हैं और यूके में इसके ट्रायल्स हुए हैं और इसकी रिसर्च सबसे ज़्यादा यूके में हुई है। तो यूके में ये वैक्सीन भी पिछले तकरीबन 10 दिन से लगना शुरू हो गई है और ये बड़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। इसके यानी कि रिजल्ट्स जो थे वो अप टू 90% इसकी इफ़ेक्टिवनेस थी। और इसकी एक ख़ास जो
इसका एक पॉइंट है वो ये है कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे फ्रिजेस में रख के इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। When you say डॉक्टर साहब 90%, दैट मीन्स के स्टिल 10% चांसेस ये होते हैं कि ये वैक्सीन लगने के बावजूद गैर मौसर हो और फिर भी आप वायरस जो है वो कैच कर सकें। ये बात तो सही है, लेकिन जहाँ तक वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है उसमें 90% एक बहुत बड़ा फिगर होता है। आमतौर पर वैक्सीन अगर 60-70% तक इफेक्टिव हो तो उसको एक कामयाब वैक्सीन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो यही है कि अगर आपको वैक्सीन लग भी जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बुनियादी हिफाजती तदाबीर हैं उनको छोड़ दें। और यही मैसेज हम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं कि आपको वैक्सीन अगर लग भी जाए तो उसके बावजूद आपने जो कोरोना से बचने की हिफाजती तदाबीर है उन पे कायम रहना है, क्योंकि अभी कोरोना की जो स्प्रेड है कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा है। वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है वो यही है कि वो आपको सीरियस बीमारी से और डिजीज़ की प्रोग्रेशन में उसको रोकती है, लेकिन इसके बावजूद वो जो डिजीज़ की ट्रांसमिशन है उसके लिए आपको जो बुनियादी हिफाजती इक़दाम हैं उन पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब हैदर, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगैन। आपने जिस तरह से क्वींस न्यू ईयर ऑनर लिस्ट जो है उसमें आपकी इंडक्शन हुई है उसके लिए हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल जी, बहुत खुशी की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं लाहौर की, और लाहौर की हम बात करने जा रहे हैं। कचरे के हवाले से हुकूमत ने दावा किया था, लेकिन वो दावा जो है अभी सिर्फ दावा ही है। सफाई कंपनी की जानिब से दी गई 15 जनवरी की डेडलाइन अब गुजर गई है, लेकिन शहर में आपको कूड़ा करकट नज़र आ रहा है अगर आप लाहौर की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं तो। बिल्कुल सही, बहुत सारे इलाके आप अगर लाहौर से वाकिफ़ हैं तो मतलब जितने इलाके आप सोच सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सबको अपने उसमें शामिल कर लीजिए। हर जगह आपको कूड़े के ढेर जो है दिखाई देंगे। और बदकिस्मती की बात यह है कि दुनिया चांद पे पहुंच रही है, लोग मरीख को तस्खीर करने की बातें कर रहे हैं। हमारे पास अभी कूड़ा उठाने वाली मशीनरी मौजूद नहीं है। हम आज तक कोई जो पुराना निज़ाम है कि जी हम कुछ ऐसे लोग आउटसोर्स कर लेते हैं, कम्युनिटी से रखेंगे, वो आएंगे, वो कूड़ा उठाएंगे, वो कूड़ा कहाँ लेकर जाएंगे, उस कूड़े को कैसे डंप किया जाएगा, उसमें मौजूद शॉपिंग बैग या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नुकसान दें उनको कैसे तल्फ किया जाएगा। हमारे पास इस बारे में ना तो कोई सिस्टम मौजूद है, ना सोचो विचार की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो ताफुन का शिकार है, अजियत का शिकार है। इससे बहुत सारी वबाएं, बहुत सारी बीमारियां फूट सकती हैं, फूटती भी हैं। इनके साथ जो घर होते हैं, लोग गुजर रहे होते हैं, सो किसी को इसका एहसास भी नहीं होता। हमजा, जो एक बड़ी बात है कि अब पूरी की पूरी आबादी जो तो शहरों में मुंतकिल हो रही है, और शहर जो है वो इतने कंजेस्टेड हो रहे हैं, और ये मसाइल जो है तकरीबन हर शहर के हैं, जिसका लाहौर इस वक्त जो है वो कराची के बाद लाहौर जो है वो अब अपना नंबर सबसे गंदा शहर। और लाहौर की बात इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि लाहौर में ऐसा होता नहीं है, इसलिए जो है वो ज़्यादा लाहौरियों को ये बुरा लग रहा है। इस पे बात कर लेते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 15 जनवरी तक जो है ऑपरेशन क्लीन अप था, डेडलाइन थी, क्या वजह बनी कि लाहौर के शाहराहों से अभी तक जो है कूड़ा नहीं उठाया जा सका मुकम्मल तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो बैकग्राउंड स्टोरी, बिकॉज आपके साथ भी मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ, उस पर मैं बाद में आती हूँ। अभी की हम ताज़ा जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो सारा सिचुएशन थी जिस वजह से कोई 25,000 टन का जो बैकलॉग था वो एक्यूमुलेट हो गया। वो भी आपको पता है बैकग्राउंड उसकी क्या थी कि कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने में भी 20 दिन बाकी थे, और जो टर्किश कंपनी थी उन्होंने काम खत्म कर दिया, क्योंकि यौमिया जो लाहौर का जो वेस्ट है वो कोई 5,000 टन है। तो वो जब जमा होता रहा, साथ जितनी व्हीकल्स थी LWMC के पास, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो उठाते रहे, लेकिन वो पूरा जब कचरा नहीं उठाया जा रहा था, ये जो बैकलॉग था 25,000 टन का, ये जमा हुआ। अब जो अभी जिस वक्त हम बात करें, जो 25,000 टन है ये हम उठा चुके हैं। अब हम चले गए हुए जो रेगुलर रूटीन 5,000 टन को उठाने की जो सर्विस है, प्लस ओवरऑल जहाँ पे कचरा जमा रहने की वजह से वो जो एक गंद और एक अजीब सी जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके ऊपर एक मैसिव क्लीन अप सर्विस का आगाज किया हमने। सीएम साहब ने, आपको पता ही है कि इसके ऊपर खुद बरहमी का इजहार किया, क्योंकि जब ये वाकया या हादसा मैं तो कहूँगी हुआ, उस वक्त वो चूँकि क्वारंटाइन में थे बिकॉज ऑफ ही वाज कोविड पॉजिटिव। और वापस आते साथ ही जो सबसे पहले जो चीज़ है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर और हम लोग बिल्कुल यूज टू नहीं है कचरा देखने के, और इस तरह की ये जो सिचुएशन जिसका आवाम का सामना हुआ,
लेकिन अब उसमें हमने 2-3 स्टेप्स उठाए हैं जो कि मैं आपके तवज्जुह से आपके चैनल में शहरियों को उससे आगाह करना चाहूंगी कि अभी हम चले गए हुए हैं, जो रूटीन की क्लीन अप सर्विसेज है, एक्टिविटीज वो स्टार्ट कर दी है और इसको हम जो LWMC और गवर्नमेंट पंजाब खुद भी कर रही है, हम किसी कंपनी के थ्रू अभी फिलहाल नहीं कर रहे। अच्छा, इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट आप प्लीज ये हेल्पलाइन नोट करें 1139, ये 24/7 अवेलेबल है। अभी भी जहाँ पे इक्का दुक्का जो शिकायत हमें मौसूल हो रही है, इस वजह से हमने ये हेल्पलाइन तश्कील दी और अब ये चलती रहेगी। उसके अलावा हमने कौन सा मैकेनिज्म बनाया है वो भी मैं अर्ज करती हूँ, तो दोबारा नोट कर लें 1139 के ऊपर जहाँ भी आपको ये शिकायत मौसूल हो कि जहाँ से कचरा उठाया जाता था नहीं उठाया गया या अभी कहीं पड़ा है, तो वो हमें इस हेल्पलाइन के थ्रू आगाह कर सकते हैं अपना वो एड्रेस बता के। दूसरा हमने ये किया है, CM साहब इस चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हमने जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं लाहौर के, उनका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आगे हमने अपनी UC लेवल के ग्रुप्स बना के हमें आती है जो फीडबैक अपने अपने हलकों से, वो हम आगे उसमें फेंकते हैं और फिर उसके ऊपर विद इन नो टाइम एक्शन लिया जा रहा है। इसी वजह से हमने 25,000 टन का जो बैकलॉग था बहुत बड़ा था जिसको उठाया गया है। अब चूंकि जहाँ पे देखें, जहाँ पे 10-10 दिन कचरा हमारा, वहाँ पे एक वैसे कचरा उठाया भी गया है तो थोड़ी सी वो स्मेल के मुसर्रत साहिबा ये कर रहे हैं। सारे तमाम रोड को हम वॉशिंग करेंगे, हम पूरी लाहौर को क्लीन अप सर्विस देंगे जो वो ठीक है। ये फायर फाइटिंग चल रही है, हर शोबे में गवर्नमेंट जो है वो फायर फाइटिंग करती है, हमें दिखाई देती है। अभी मसला मौजूद है, ठीक है, आप उसको अभी के लेवल पे डील कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई वेस्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? पूरी दुनिया में हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये खास कम्युनिटी जो है वो कूड़ा उठाएगी, वहाँ पर आपको फाइन लगते हैं इस चीज़ के। आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, हर घर के सामने कूड़ा मौजूद है, अगर वहाँ गंद है तो उस घर वाले से सवाल किया जाता है, और अगर वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट यानी शॉपिंग बैग वगैरह फेंक रहे हैं तो और गलत मिक्स कर रहे हैं, रिसाइकलिंग यूनिट्स गवर्नमेंट लगाती है, कूड़े को रिसाइकिल और प्रोसेस किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें कब गवर्नमेंट जो है इस बारे में बात करेगी, पॉलिसी बनाएगी? जी फिर अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और फिर मैं आपको अपनी पॉलिसी भी बताती हूँ कि ये बड़ी दिक्कत क्यों हुई। जो लाहौर के अवाम को तकरीबन 20 से 25 दिनों का ये जो अजाब झेलना पड़ा, उसकी बैकग्राउंड ये है कि जिन कंपनीज को ये दिया हुआ था फरा, ये बहुत ओवर प्राइसिंग पे ठेका दिया हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे। उसके ऊपर एक ट्रांजिक ऑडिट हुआ है और हम इसके इन्वेस्टिगेशन में भी जा रहे हैं कि जो चूना लगा पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे का और फिर एंड पे हमें ये अजाब झेलना पड़ा। अब हम जिस मैकेनिज्म पे जा रहे हैं गवर्नमेंट पंजाब, हम सालाना 4 अरब रुपया बचाएंगे ये जो ये जो इन कंपनियों को पैसे दिए जा रहे थे। अगर हम बात करें, इन कंपनी को ठेका दिया गया था 2001 में लाहौर की सफाई का टोटल बजट 72 करोड़ था। उसके बाद 2009 में ये 150 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन जब नून लीग ने 2010 में इन टर्किश कंपनी को ठेके दिए तो वुड यू बिलीव ऑन मी कि ये जो 1 अरब में होना था काम, ये 2010 में इन्होंने 7 अरब तक पहुंचाया। और अभी जिस वक्त हम बात करें 2018 तक ये बजट 18 अरब तक जा पहुंचा, बिकॉज इसमें जो इनकी डील हुई थी, इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हर साल इसमें कुछ इंक्रीज भी लगा और कुछ जो बिलीव ऑन मी कि 70% इसकी जो पेमेंट है डॉलर में दी जाती है, 30% आपकी जो लोकल करेंसी है पाक रुपी उसमें। तो ये सारी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी हमने एक मैसिव किस्म की हमने इन्वेस्टिगेशन की और ये जो सारा फ्रॉड किया गया इसका फ्रांसिक रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुसर्रत जमशेद साहिबा हमारे साथ रही। लेकिन दुआ यही है कि पीछे के मामलात को दुरुस्त करने के साथ साथ आगे के मामलात में भी एक दुरुस्त पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके ताकि मामलात जो है वो दुरुस्त सम्त में जा सके। हमजा, लेकिन अभी जब मैं मुसर्रत साहिबा को ये कह रही थी ना तो मुझे ख्याल आ रहा था, मैं अपने घर की छत पे खड़ी थी सुबह के वक्त ना, और मैंने देखा कि नेबर्स जो है उन्होंने बड़ा अपना सामने से लॉन साफ़ किया और ला के कूड़ा जो है एन मेरे घर के सामने, और मैं देख रही हूँ उन्हें आराम से, और मैंने ऊपर से उन्हें आवाज़ दी और मैंने कहा अच्छा, वैसे मैं यही पूछने वाला था कि आप खामोशी से देखने वाली हैं नहीं, वैसे है नहीं ना, तो मैंने कहा कि यहाँ पे रखने की कोई वजह, तो
तो कहते हैं वो जमादार से कहेंगे ना, कूड़े वाले से कहेंगे वो उठा ले। तो मैंने कहा आपके घर के सामने नहीं आता कूड़े वाला। तो हमारी सिविक सेंस तो ये है कि हम अपने घर का कूड़ा जो है वो भी दूसरे के सामने रख के समझते हैं हमने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे। तो हुकूमत के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है और हमारी ही अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर इस वक्त ये मसला चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि डेडलाइन तो ख़त्म हो गई, लेकिन 8-10 दिन मज़ीद हम देख लेंगे कि क्या मामला बनता है और इस पर फिर से बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो कचरे का निज़ाम है कम अज़ कम ये दुरुस्त हो जाए। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी भी है बिल्कुल हमजा, जो हमने कूड़े के ढेर हर जगह लगाए होते हैं उसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।